अब हम जिस ऑप्शन की बात करने लगे वो है हमारा क्रिएट टैब। याद रखिएगा, जब भी मैं किसी भी डेटाबेस पर प्लानिंग करूँगा तो एक्सेस से पहले मुझे कुछ पेपर वर्क करना होगा। आपको लास्ट टाइम मैंने बताया था कि जब भी डेटाबेस पर कोई भी चीज़ पिक करनी होगी, आप ये फाइनल करेंगे कि आपके पास एंटिटीज़ कौन कौन सी हैं। तो प्लानिंग करने के लिए मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इस एरिया का इस्तेमाल करता हूँ। पहले पेज पे आ गया मैं प्लान ये करना चाहता हूँ कि मेरी वर्किंग ये है कि मुझे अभी जो इन्वायरमेंट आपसे डिस्कस करना है वो एक प्रोजेक्ट है। बड़ी सिंपल सी एग्जांपल पहले लेंगे, उसी सिस्टम से बात करते हैं जिसको हमने एक्सेल में भी डिफाइन किया है, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। आपको अगर याद हो, हमने कहा था उसका कुछ एम था, फिर पर्सनल अकाउंट और एग्जामिनेशन शीट्स हमने बनाई थी। यहाँ पर हम अपने उसी फ्लो को देखेंगे और पहले ये चीज़ें चूज करेंगे कि हमारे पास क्या है। एंटिटी, अब कौन कौन सी एंटिटी है देखिए, हमने कहा था कि सबसे पहले, लेकिन मैं प्रोसेस बना रहा हूँ, ध्यान से देखना है। हमारे पास एक स्टूडेंट आएगा, वो हमारे पास हमारे सिस्टम में दाखला लेगा और यहाँ से एक पढ़े लिखे स्टूडेंट की तरह चला जाएगा। मैंने ये कहा कि मेरा स्टूडेंट आया, एक प्रोसेस में से गुजरा। ये प्रोसेस वो था जिसमें उसके अकाउंट्स का हिसाब किताब होगा, उसके एग्जाम का हिसाब किताब होगा और उसकी कंप्लीट रिपोर्टिंग जो है वो मैं परफॉर्म करूँगा। और उसके बाद आपका जो स्टूडेंट है वो अपने डेस्टिनेशन पर चला जाएगा। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि एक अनएजुकेटेड स्टूडेंट आया और एक एजुकेटेड स्टूडेंट की शक्ल में से चला गया। तो ये जो सिस्टम है ये मेरा स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कहलाएगा। क्लियर है जी सबको? अब मैंने इस पूरे सिस्टम के अंदर देखना है कि मेरी एंटिटीज क्या हैं। अगर आप देखें तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि एक डाटा जो है वो मेरा फ्लो की शक्ल में नजर आ रहा है। ऐसी डायग्राम जिसमें आपको आपका डाटा एक फ्लो की शक्ल में नजर आता है, इस डायग्राम को मैं DFD का नाम देता हूं। यानी ये मेरी डाटा फ्लो डायग्राम है। यानी जब भी आपको कोई प्रोजेक्ट मिलेगा तो आप सबसे पहले ये देखेंगे कि उस पूरी डायग्राम के अंदर कौन सी चीज़ है जो आपकी मेन एंट्री है, वो कैसे इन होती है, वो क्या प्रोसेस है जिसमें से गुजरती है, वो प्योरीफाई होती है और आपकी आउटपुट जो है वो जनरेट हो जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस या ये पूरा इम्प्लीमेंट आपका डाटा फ्लो डायग्राम कहलाता है। अब अगर मैं इस पूरे सिस्टम में देखूं तो मेरी एंटिटीज क्या है। देखिए, सबसे पहले मेरे पास स्टूडेंट्स होंगे, तो मैंने कहा एक तो स्टूडेंट है, फिर मैंने कहा इनके अकाउंट्स की डिटेल होगी, फिर इनके
एग्ज़ाम की इंफॉर्मेशन होगी। फिर मैं ये कहूँगा कि इनकी फीसें चार्ज होगी, फ़ाइन होगा, एग्ज़ाम की रिपोर्ट्स होंगी एंड मैनी मोर थिंग्स आर देयर। वो कौन करेगा? उसका नाम तो कहीं नहीं लिखा हुआ। या वो टीचर होगा, या वो स्टाफ होगा, या वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट होगा। तो इन सब को मैं कहता हूँ कि वो सब जिस कैटेगरी में आएंगे वो एम्प्लॉई होंगे। अब इन्हीं चारों के फ्लो को हम एक दफ़ा फिर से डायग्राम में देखते हैं। देखिए कैसे। मैंने कहा कि स्टूडेंट आया, उसने मेरे इस प्रोसेस के अंदर एंट्रेंस ली। एंट्रेंस लेने के बाद मैंने जो भी उसको एंट्रेंस दी है, वो एंट्रेंस लेने के बाद जिस सिस्टम में गया है वो उसका एडमिशन सिस्टम है। ठीक है, वो एडमिशन ब्लॉक से गुजरा। एडमिशन ब्लॉक से गुजरने के साथ ही उसका वास्ता जिससे पड़ा वो कौन लोग थे? वो लोग थे जिन्हें मैंने अकाउंट्स या अकाउंटेंट्स कहा था। मैं कह लेता हूं कि मेरे पास यहां पर मेरे एम्प्लॉयज हैं। ठीक है, अब ये मेरा एम्प्लॉय इसको डील कर रहा है, यानी इसका एडमिशन कर रहा है। मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि ये मेरी वर्किंग है जो कि इस तरह से आती है और मैं इस वर्किंग को इस तरह से देख सकता हूँ। और ये क्या करेंगे? ये मेरे डाटा को एक जगह पर स्टोर करते जाएंगे जहां मैं उसके अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन, उसके एग्ज़ाम की इंफॉर्मेशन या उसका बाकी डाटा जो है वो रखूँगा। अब एक ऐसी डायग्राम जिसमें हम अपनी एंटिटीज़ का जिक्र करते हैं उसे ERD कहते हैं। यहाँ ERD एब्रीविएट करता है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। यानी हमारा जो भी प्रोजेक्ट होगा हम उसकी एंटिटीज देखेंगे और उनको एक डायग्राम की शक्ल में, डिटेल शक्ल में एक्सप्लेन करेंगे। अब मैं चाहता हूं कि मैंने यहाँ ठीक है ये बात वर्किंग कर ली। अब ये जो स्टूडेंट है इसकी कई बातें ऐसी होगी, ये खाता भी होगा, पीता भी होगा, सोता भी होगा, रोता भी होगा, चलता भी होगा, उठता भी होगा, बैठता भी होगा। अब अगर मैं इस एंटिटी की बात करूं, अब मैं एक एंटिटी को इंडिविजुअली एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो मैं ये कहूंगा कि इस एंटिटी का नाम क्या है? स्टूडेंट। इसकी दो तरह की खसूसियात होंगी। कुछ खसूसियात ऐसी होंगी जिन्हें मैं इसके एट्रीब्यूट्स कहूंगा। मसलन इसकी हाइट होगी, इसका वेट होगा, इसकी फीस होगी, इसके फादर का नाम होगा, इसकी एजुकेशन होगी। यानी ये वो एट्रीब्यूट्स हैं जो डायरेक्ट बिलोंग करते हैं किससे? स्टूडेंट से। इनकी कोई वैल्यू भी होगी। मसलन हाइट है इसकी, मैं कहता हूं 5 फुट 10 इंच। वेट इसका है 70 kg, 140 पाउंड्स भी आप कह सकते हैं। फीस इसने दी है 10,000 RS, 10,000 पाकिस्तानी रुपी। फादर का नाम
अब्दुल हसन है। एजुकेशन जो है वो इसने FSC की हुई है। ठीक है। अब अगर गौर से देखें तो इन तमाम एट्रीब्यूट्स के अंदर जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए हैं, जिसकी भी मैंने बात की, जिस एट्रीब्यूट की भी मैंने बात की, उस एट्रीब्यूट के अगेंस्ट मेरे पास उसका कोई ना कोई आंसर जो है वो आता है। लाइक हाइट है तो मैं कह सकता हूं कि हाइट 5 फीट 10 इंच है, वेट है वो 70 kg है, फी है वो 10,000 है, फादर नेम है वो अब्दुल हसन है, एजुकेशन है वो FSC है। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ मेरे पास जो वर्किंग आ रही है या जो सिनेरियो आ रहा है उसमें कुछ इस तरह की वर्किंग है कि इस एंटिटी के, अब मैं स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा, इस एंटिटी के जिसका नाम स्टूडेंट है, एक एट्रीब्यूट इस तरह के हैं जिनकी कोई वैल्यू आती है। लेकिन इसी एंटिटी की कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो वैल्यू के बगैर हैं। हाउ इट कैन बी पॉसिबल? उन चीजों को मैं इसके मेथड कहता हूं। इसमें क्या आता है? देखें, ये स्लीप करता होगा, ये वीप करता होगा, ये वॉक करता होगा, ये टॉक करता होगा, और इसके अलावा इसके बहुत से काम होंगे। ये टीच करता होगा, ये एजुकेशन गेट करता होगा। समझ आ रही बात की? अब स्टूडेंट मेरी एंटिटी थी, इस एंटिटी के दो पहलू थे। एक पहलू वो था जो इसके एट्रीब्यूट्स थे, एक पहलू वो है जो इसके मेथड्स है। याद रखें, कोई नहीं कह सकता स्लीप ये किस तरह है, इसकी वैल्यू होगी, वीप इसकी वैल्यू नहीं होगी, ये एक फंक्शन है। तो मैं कह सकता हूं कि मेथड्स क्या होते हैं? फंक्शंस। जबकि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? इन्हें हम टेक्निकल लैंग्वेज में डाटा मेंबर्स कहते हैं। डाटा मेंबर्स उसके एट्रीब्यूट्स हैं, जबकि मेथड्स क्या हैं? उसके फंक्शन हैं। फंक्शन वो बातें जो वो परफॉर्म करता है, मेथड्स वो एट्रीब्यूट्स उसके अंदर मौजूद उसकी खसूसियात हैं। तो जब भी किसी एंटिटी का जिक्र आएगा हमें उसकी इन दोनों बातों को देखना होगा। तो मैंने अपनी स्टूडेंट एंटिटी की इन दोनों बातों को देखा। मजेदार बात ये है कि अगर स्टूडेंट है ना, तो चले हाइट उसकी मैं कह सकता हूँ मेरे पास अंडर डिस्कशन आती है, या मैं केस स्टडी में इसको जिक्र करता हूँ। लेकिन वेट का तो कोई जिक्र नहीं है, ऐसा ही है। तो ये दो फील्ड ऐसे हैं जो कि हमारे स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड नहीं है। यानी अगर मैं अपने इस स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करूं तो इस स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर मेरे पास स्टूडेंट का वेट या उसकी हाइट मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, एक बात। दूसरी बात, उसकी फीस, उसका फादर नेम और उसकी एजुकेशन, ये मुझे जरूर चाहिए। देखिए, जब मैं किसी भी बच्चे को दाखिल करूंगा, उसका क्या नाम है, उसके फादर का क्या नाम है, उसने कितनी फीस दी है, उसने कितनी एजुकेशन हासिल की है, ठीक है, तो ये सब स्टूडेंट से रिलेटेड है। ज़हन में रखिएगा, अगर मैं फ़ी लिखता हूँ और मैं कहता हूँ ये स्टूडेंट से रिलेटेड है, तो दरअसल ये वो फीस है जो कि स्टूडेंट ने एट द टाइम ऑफ एडमिशन दी है। मेक थिंग्स क्लियर इन योर माइंड कि जिस एंटिटी को आप डिफाइन कर रहे हैं, तमाम खसूसियात उसी एंटिटी से रिलेटेड ही होनी चाहिए। नेक्स्ट, मेथड्स।
मुझे क्या गर्ड्स के स्टूडेंट सोता है, मुझे इससे क्या गर्ड्स के वो रोता है, मुझे इससे क्या गर्ड्स के वो चलता है। हाँ, इससे गर्ड जरूर हो सकती है कि वो बोलता है, लेकिन स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम में टॉक की बजाय अगर मैं यहाँ स्पीच कहता तो शायद ज़्यादा बेहतर होता। टॉक कोई काउंट नहीं करता मेरे सिस्टम से रिलेटेड। मैंने कहा इनको भी निगलेक्ट कर दो। बट अगर वो आगे अपने दोस्तों को पढ़ाता है तो फिर तो ठीक है। लेकिन टीच बेसिकली स्टूडेंट से बिलोंग नहीं करता, क्योंकि स्टूडेंट से बिलोंग यही करता है कि वो गेट एजुकेशन कर रहा है, यानी एजुकेशन ले रहा है। तो मैंने ये फाइनल किया कि जब भी मैं किसी भी एंटिटी की बात करूंगा तो एंटिटी में दो चीजें होती हैं, एक एंटिटी के एट्रीब्यूट्स और एक एंटिटी के मेथड्स। अब एंटिटी के एट्रीब्यूट्स में आपके पास बहुत सी चीजें हो सकती हैं, एंटिटी के मेथड्स में आपके पास बहुत सी चीजें हो सकती हैं। याद रखिएगा, एट्रीब्यूट्स में बहुत सी चीजें ऐसी हो सकती हैं जो इररेलेवेंट है। सेम एज इट इज इन मेथड्स देयर आर मेनी things which are not relevant to my field, so I just said कि ये क्या है, ये नॉन रेलिवेंट है, ये मेरे केस स्टडी में नहीं आती। जो बातें मेरी केस स्टडी में नहीं आती उन्हें मैं इररेलेवेंट कंसिडर करके काट देता हूँ। अब अगर देखा जाए तो आपने ये फाइनल कर लिया कि एट्रीब्यूट्स में भी तीन चीज़ें, मेथड्स में एक चीज़ है जो मेरे पास निकली। तो मैं करता ये हूं कि यहां जाता हूं, मेरे पास ये तीन चीजें थी। मैंने कहा इन्हें कॉपी कर लेता हूं, यहां पेस्ट कर देता हूं। ये एक चीज़ है, इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। आपने देखा कि मैंने जितनी भी मेरी इररेलेवेंट चीज़ें थी उन्हें यहाँ से ख़त्म कर दिया, और जो भी मेरी रिलेटिव चीज़ें आई वो मैंने यहाँ पर अलग अलग इस लाइन में डिफाइन कर ली। मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा स्टूडेंट जो कि मेरी एंटिटी है, उस स्टूडेंट एंटिटी में मैं ये कह सकता हूँ कि उस स्टूडेंट एंटिटी में मेरे पास उसकी फीस, उसका फादर नेम, उसका एजुकेशन बैकग्राउंड और वो एजुकेशन हासिल करता है, यानी एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस दोनों जो है वो आ जाते हैं। यहाँ तक क्लियर है जी? यहाँ तक क्लियर? ओके। अब ये दोनों चीज़ें मेरे पास एट्रीब्यूट्स और मेथड्स में अवेलेबल हो गई या मेरे पास यहाँ पे आ गई। मैं ये कह सकता हूँ कि ये चीज़ जो मेरे डेटे से रिलेटेड है ये मेरी डेटा डिक्शनरी कहलाएगी। ठीक है महवेश? ये मेरी डेटा डिक्शनरी कहलाएगी जिसमें मेरे डेटे की डिटेल आ रही है। तो जब भी आप किसी भी केस स्टडी को डिस्कस करने लगते हैं तो आप सबसे पहले ये देखेंगे कि आपकी एंटिटी कौन कौन सी है और उन एंटिटीज के बारे में कौन कौन से एट्रीब्यूट्स और मेथड्स आपने डिस्कस करने हैं, और उन एट्रीब्यूट्स और मेथड्स की एग्जिस्टेंस कैसे होगी। एक ऐसी डायग्राम जिसमें तमाम एट्रीब्यूट्स और एंटिटीज का जिक्र होगा, उस डायग्राम को हम डीएफडी कहते हैं, और अगर इसमें एंटिटीज का जिक्र हो तो इस डायग्राम को एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम या ईआरडी भी कहा जाता है।
डाटा फ्लो डायग्राम सिंपल होती है। इसमें डाटा कैसे आया, प्योरीफाई होके कैसे गुजरा, सिर्फ इतना बताया जाता है। डीएफडी मल्टीपल लेवल्स में 7 लेवल तक हो सकती है, जबकि ईआरडी में एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम है। तो मैं कह सकता हूँ कि वो पूरे का पूरा टेबल, अगर मैं इस तरह से दूसरा टेबल भी बनाऊँ, तीसरा भी बनाऊँ और इनको आपस में कंबाइंडली शो करूँ, तो फिर आप कह सकते हैं कि आपकी जो वर्किंग है वो एक ईआरडी डायग्राम की शक्ल में आपके पास अवेलेबल होती है। अब ये तो होगी मेरी पेपर वर्क, मेरी केस स्टडी जो मैंने अपने पास परफॉर्म की। अब आते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर और देखते हैं कि मुझे क्या चाहिए। याद रखिए आपने बात की थी कि जब भी किसी डेटाबेस पे बात की जाती है तो हर एंटिटी के लिए अलग टेबल बनाया जाता है। क्लियर है जी सबको? तो अब हम इन एंटिटीज़ के लिए जो हमारी केस स्टडी में आई हैं, हम क्या करेंगे, अपने टेबल्स जो हैं वो बिल्ड करेंगे। यहाँ तक अगर कोई बात पूछने वाली है तो आप पूछ सकते हैं।